नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से, और बड़ी खबर ये कि ज्ञानवापी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में महज कुछ मिनट तक ही सुनवाई चली और उसके बाद कल दोपहर 3 बजे तक के लिए सुनवाई को टाल दिया गया। उधर वाराणसी के कोर्ट में आज सर्वे को लेकर 2 अलग अलग रिपोर्ट्स पेश हुई। पहले बात मौजूदा कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट की करेंगे। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी बनारस कोर्ट कोई भी फैसला ना ले ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि महज कुछ मिनट तक ही सुनवाई चली और उसके बाद दोपहर 3 बजे तक के लिए सुनवाई को टाल दिया गया, यानी कल दोपहर 3 बजे अब ये सुनवाई होगी। और वाराणसी की कोर्ट में आज सर्वे को लेकर 2 अलग अलग रिपोर्ट्स पेश हुई। पहले बात मौजूदा कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट की करेंगे। ज्ञानवापी परिसर के भीतर सर्वे करने वाले विशाल सिंह ने अपनी रिपोर्ट में जो जिक्र किया है वो ग्राफिक्स के जरिए इसी वॉल पर मैं आपको समझाऊंगी। विशाल सिंह, वो विशाल सिंह जिन्होंने अजय मिश्रा के बाद कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की है, और विशाल सिंह की रिपोर्ट में क्या कुछ है वो आपको बताएंगे। विशाल सिंह कह रहे हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में, हमें सूत्रों से पता चला है कि ज्ञानवापी परिसर के भीतर शिवलिंग का जिक्र किया गया है। इस विशाल सिंह की रिपोर्ट में सनातन संस्कृति से जुड़े हुए कई निशान मिले हैं। ज्ञानवापी के भीतर तहखाने की दीवार पर सनातन धर्म के निशान, वही तहखाना जिसको खोलने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था कि ताला है चाहे चेन है उसको खोलिए और इसके अंदर सर्वे कीजिए। कमल, डमरू, त्रिशूल और दूसरे चिन्ह भी मिले हैं। ये ज्ञानवापी के भीतर जो विशाल सिंह की जो रिपोर्ट है वो हम आपको बता रहे हैं। और हम आपको बता दें कि विशाल सिंह ने तो अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि भाई कमल, डमरू, हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए, सनातन धर्म से जुड़े हुए कई जो चिन्ह है वो मिले हैं। रिपोर्ट सौंपने वाले कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा ने। सुन भी लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। विशाल जी, एक चीजें छनकर जो आ रही हैं कि कुछ चीजें हिंदू धर्म से जुड़ी हुई मिली हैं, जिसमें शिवलिंग, त्रिशूल, डमरू ये सब कहा जा रहा है। रिपोर्ट में आपके इस बातों का जिक्र है? जी, रिपोर्ट आप देख लीजिए। रिपोर्ट में जो जो चीज़ें आई हैं हमने लिखी हैं, उसकी आपत्ति भी मैंने लिखी है। अगर जो डिफेंडेंट द्वारा आपत्ति की गई वो भी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, और वह वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुआ है, और वह माननीय न्यायालय उस पर आदेश पारित करेंगे। रिपोर्ट बनाने का कर्तव्य मेरा था, मैंने निष्पक्ष तरीके से रिपोर्ट बना के दाखिल कर दिया है। 3 बक्से में कुछ वहाँ से कुछ अवशेष भी हैं मूर्तियों के, इस तरह के? बक्से में अवशेष नहीं है, बक्से में चिप है। जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी है, सील चिप है, वही हम लोगों ने माननीय न्यायालय में सबमिट कर दिया है। विशाल जी, यहाँ के 2 फोटोग्राफर वीडियोग्राफर थे और क्या 3 सूचना विभाग के भी थे? मतलब टोटल 5? नहीं, मैं बता दूं, 2 टीम सूचना विभाग से आई थी, करीब 4 वीडियोग्राफर थे और 2 फोटोग्राफर थे। लेकिन हम लोग जितने का प्रयोग हो सकता था उतना ही यूज़ कर रहे थे। उन लोगों का जो चिप थी वो चिप यूज़ करके उनको जो बॉक्स में करके उसको सील पैक कर दे रहे थे, वही हम लोग दाखिल कर दिए हैं। सूचना विभाग वाले जो फोटोग्राफर वीडियोग्राफर थे उनका वाला भी आपने बक्से में डाला है? जो सब जो कमीशन कार्रवाई में सम्मिलित थे, सबका जितने वीडियोग्राफर थे सबका चिप उसी के अंदर बॉक्स में सील है। जो इंतजामिया कमेटी है उसके जो वकील हैं भैनाथ यादव, वो कह रहे हैं कि अजय मिश्र ने जो रिपोर्ट दी है, चूंकि अब वो कोर्ट कमिश्नर रहे ही नहीं, तो उनकी रिपोर्ट का क्या मतलब? नहीं, वो 6-7 तारीख का जो वो था, 6 और 7 तारीख की रिपोर्ट चूंकि उन्होंने बनाई थी, और 12 के बाद की जो भी कार्रवाई थी उसकी जिम्मेदारी मुझे कोर्ट ने दिया है। तो 6 और 7 तारीख की रिपोर्ट उनको प्रेषित करनी थी, उन्होंने कर दी। बाहरी दीवारों का उन्होंने किया है, अंदर की रिपोर्ट जो है मैंने बनाई है। उनके समय तक में जो है ये तहखाना खोलने और ये सब बातें तो हुई नहीं थी, सब बाहरी वाली। वो 14 तारीख से अंदर प्रवेश करके हम लोगों ने जो कमीशन की कार्रवाई की है ज्ञानवापी परिसर में, वो 14 तारीख से है। वो 6 और 7 की जो कमीशन की कार्रवाई थी वो बाहर की थी। उन्होंने तो अपनी रिपोर्ट में कहा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सहयोग नहीं मिला, ये नहीं हो पाया, बहुत सारे हंगामा हो गया था। कोई आपके वाले में तो ऐसी कोई बात? कोई हंगामा नहीं हुआ, पूरा सहयोग मिला, सभी पक्षों का सहयोग मिला, प्रतिवादी गण का भी सहयोग मिला, और निष्पक्ष तरीके से रिपोर्ट बनाई गई है। जो चीज़ें वादी द्वारा कही गई और डिफेंडेंट द्वारा कही गई, उस अपनी रिपोर्ट में उस चीज़ों को हमने लिख रखा है। इस बात के प्रमाण मिल रहे हैं कि क्या मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई? अब यह चीज़ें रिपोर्ट में है, अब ये हम क्या बतला सकते। मैंने लिखित में रिपोर्ट दाखिल कर दिया, उसके बारे में हम क्या स्पष्टीकरण देना है। बंधे हुए हैं मर्यादा से? जी, एकदम मर्यादा से बंधे हुए हैं।
तो विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह को आपने सुना। अब हम आपको बता दें कि वाराणसी कोर्ट में आज पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी है। अजय मिश्रा ने जो रिपोर्ट सौंपी है वो 6 और 7 मई के सर्वे की है, जो ज्ञानवापी परिसर के बाहरी इलाके की गई है। हम आपको बता देते हैं कि अजय मिश्रा की इस रिपोर्ट में क्या है। इसके लिए भी हमने ग्राफिक्स तैयार किया है, पॉइंटर्स के जरिए साफ साफ शब्दों में हम आपको बताना चाहते हैं। दीवार पर देवी देवताओं की कलाकृति, ये अजय मिश्रा की रिपोर्ट है, जो कि पूर्व कोर्ट कमिश्नर। कमल की कुछ कलाकृतियां भी दीवारों पर देखी गई। ये जो ज्ञानवापी मस्जिद का जो बाहर की दीवार है उसको लेकर ये सर्वे है। शेषनाग जैसी आकृति भी देखने को मिली, यानी जो शेषनाग की आकृति थी, जो कि कहा जाता है कि शिव जी के गले में जो सर पर रहता है। शिलापट्ट पर सिंदूरी रंग की कलाकृति भी देखने को मिली। तो ये ज्ञानवापी के बाहर का जो सर्वे है वो पॉइंटर्स है। तहखाना खोलकर नहीं दिखाया गया। ये जब 6 और 7 मई को सर्वे किया गया था तो तहखाना खोलने का आदेश नहीं था, लेकिन उसके बाद जब हिंदू पक्ष कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट कमिश्नर ने अपनी बात बताई कि किस तरीके से वहां पर विरोध हुआ। उसके बाद ये आदेश कोर्ट ने दिया कि भाई तहखाना भी खोलिए, और उसके बाद जो तहखाने में मिला उसकी रिपोर्ट विशाल सिंह ने सबमिट की। पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने कोर्ट के बिना कहे अपनी तरफ से ये रिपोर्ट सौंपी है। अजय मिश्रा से बात की हमारे संवाददाता रणवीर ने, सुन लेते क्या कुछ कह रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा जी मेरे साथ हैं। अजय मिश्रा जी, आपकी रिपोर्ट को लेकर के काफ़ी चर्चा हुई कि कल आपने रिपोर्ट सबमिट कर दी। रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट में मैंने जो 10% काम किया है उसी का जिक्र है। मैंने 6 और 7 को जो कार्य किया है उसी का जिक्र उसमें मैंने किया हुआ है। और रिपोर्ट में आप देखे भी होंगे, रिपोर्ट तो आप तो पब्लिक प्रॉपर्टी में चली गई, वो तो कोई भी देख सकता है। तो ऐसी चीज़ है नहीं कि नहीं हम उसको जो है आप नहीं देख पाएंगे। आपने भी देखा ही होगा रिपोर्ट में क्या लिखा है। फिर भी जो है मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं कि जो मैंने देखा उसका मिलान जो है बाहर, उसकी वीडियोग्राफी हुई है, न्यायालय मंगा के देख सकती है। और जो विवादित बैरिकेडिंग के अंदर जो विवादित स्थल है, पश्चिमी दीवार है, उसका जो कलाकृतियाँ बनी हुई हैं उसका मिलान बाहर के अवशेष से किया जाए तो वो मैच खाएंगे। तो इससे ये पता चलता है कि टूटा हुआ अवशेष ही जो है उसका बाहर पड़ा। मतलब आप सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि पहले वो मंदिर था और उसको तोड़ करके मस्जिद बनाया, ये इशारा आपने अपनी रिपोर्ट में किया? अब मैंने जो देखा सर वही लिखा हुआ है। नहीं, वही मैं समझना चाहता हूँ। न्यायालय विवेक है कि उसको क्या समझती है। कि सिंदूरी रंग की कोई आकृति वहाँ पे मिली है, वो क्या है? अब देखने से जो है एक साथ जो है लगभग 3-4 मूर्तियाँ एक साथ, मतलब आकृति दिखाई दे रही थी जो मूर्ति आकार की थी, उस पर सिंदूर पोता हुआ था जो है। तो वह क्वेश्चन मैंने ये किया कि जो ये दिखाई दे रही हैं आकृतियाँ, क्या ये आपकी वादिनी और उसके जो है अधिवक्ता जो लोग थे, उनसे मैंने पूछा क्या ये आपकी आकृति जो दिखाई दे रही है यही आपकी श्रृंगार गौरी है? तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये श्रृंगार गौरी नहीं है, उनके जो है मंदिर के टूटे हुए अवशेष हैं, उसका जो है चौखट है ये मंदिर का, और जो है इसको जो है हम लोग जो कि अंदर नहीं जाने दिया जाता है, तो इन्हीं को जो है हम श्रृंगार गौरी मान के पूछते हैं। ये शेषनाग का जिक्र है, ये शेषनाग का मैंने जो है एक कलाकृति ऐसी दी, मैंने शेषनाग का नहीं, कलाकृति का मतलब उनको देखने से लगता है कि ऐसा ही शेषनाग के फन का अवशेष, मतलब शेषनाग का ही अवशेष हो सकता है। वह ऐसा देखने से लग रहा था जैसे ऐसे था, उसके 3-4 फन ऐसे दिखाई दे रहे थे। मतलब मुझे लगा कि नहीं, ये शेषनाग का अंश है। इसकी तो इस पूरे मामले में जो पूर्व कोर्ट कमिश्नर थे उनको आपने सुना। और इसी समय एक बड़ी खबर ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी हुई आ रही है, वो आपको बता दें। ज्ञानवापी मस्जिद पक्ष ने कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर सर्वे में शिवलिंग के दावे को खारिज किया है। मस्जिद की तरफ से कहा गया है कि जिस संरचना को शिवलिंग कहा जा रहा है वो वादी पक्ष या फिर सर्वे कमीशन के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। सर्वे कमीशन की रिपोर्ट देने से पहले ही संरचना को शिवलिंग बताना दुर्भाग्यपूर्ण, वादी पक्ष का संरचना को शिवलिंग कहना मनगढ़ंत और गलत है। अजय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। अजय दुबे, अब मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि भाई ये जो दावा किया जा रहा है ये तो शिवलिंग है ही नहीं और ये अधिकार क्षेत्र के बाहर है, कैसे समझा जाए इसको? सर्वे टीम के अधिकार क्षेत्र से बाहर कैसे है ये? में सर्वे रिपोर्ट से पहले भी बार बार नई याचिकाएं, नए नोटिस इस तरीके से आ रहे हैं। कभी कोई कहता है कि जिससे कवर किया गया है उस शिवलिंग को, उसे तो कोई कुछ कहता है, कोई पूजा की अनुमति मांगता है। इन सब बातों के बीच सर्वे रिपोर्ट जमा हुई और सर्वे रिपोर्ट के बाद जिस तरीके से जो इंतजामिया कमेटी की तरफ से जो ज्ञानवापी मस्जिद पक्ष है उसने एफिडेविट फाइल किया है, तो सीधे तौर पर सर्वे रिपोर्ट को लेकर दुर्भावना की
बात कही है, शिवलिंग को लेकर कहा है कि न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं लिया, तो ये सब बातें शिवलिंग करना, ये सब करना, ये उनको बेतुकी बात मालूम दे रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाने का दायित्व न्यायालय का है, और ये जो कुछ सब कुछ चल रहा है देश में सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिश है। बाद वो ये कह रहे हैं कि फव्वारे को शिवलिंग बताकर देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा सर्वे रिपोर्ट को लेकर भी बार बार ये बात कही कि एक तरफ सर्वे रिपोर्ट, जो कमीशन की रिपोर्ट देने से पहले ही संरचना को शिवलिंग बताना, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है अजय दुबे, मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी जुड़ा हुआ है, चर्चा कर लेते हैं इस मुद्दे पर। हिंदू पक्ष क्या कह रहा है, मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है, और क्योंकि सारा मामला जो है वो कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, तो कोर्ट का क्या रुख रह सकता है, इसी पर होगी चर्चा। मेरे साथ के शर्मा जी बीजेपी के नेता हैं, वो जुड़े हुए हैं, मनोज काका प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो जुड़े हुए हैं, स्वामी चक्रपाणी महाराज अध्यक्ष हिंदू महासभा के, तस्लीम रहमानी साहब अध्यक्ष एमपीसीआई के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तस्लीम रहमानी साहब, आपके साथ शुरुआत करूंगी। सर्वे की 2 रिपोर्ट 2 कमिश्नर्स के द्वारा दे दी गई है कोर्ट में, बाहरी जो मस्जिद का बाहरी दीवार है उसकी भी और भीतर की भी, तहखाने में क्या कुछ मिला वो भी, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अब आगे क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वोकैबलरी हम लोग यूज़ कर रहे हैं पिछले हफ्ते 12 तारीख के बाद से, ये मुनासिब नहीं है। ये हिंदू और मुसलमान का इशू नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो वोकैबलरी हम हमें करनी चाहिए वो है मंदिर पक्ष और मस्जिद पक्ष। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं मुसलमानों में भी जो मंदिर पक्ष के साथ खड़े हों, और बहुत सारे लोग हो सकते हैं हिंदुओं में भी जो मस्जिद पक्ष के साथ खड़े हों। तो एक्चुअली इसे हम हिंदू और मुसलमान का मसला ना बना के अगर हम मंदिर और मस्जिद की पार्टीज कहें तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा मुनासिब होगा। तो ये जो आरएसएस का जो पिच है कि हर चीज को वो हिंदू मुस्लिम बना के पेश करते हैं, हम कम से कम उसको किसी हद तक तो हम सॉफ्ट होके, भारत है, भारत के लोग हैं, सबकी आस्थाएं हैं, हिंदुओं की भी मुसलमानों की भी, सबका आदर होना चाहिए, हिंदुओं की आस्था का भी, मुसलमानों की आस्था का भी। तो मैं इसे एक मस्जिद और मंदिर का डिस्प्यूट से ज्यादा मानता नहीं। अब जो सर्वे रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो देखिए एक जुडिशियल प्रोप्राइटरी होती है, एक रिपोर्ट है जो कोर्ट को सुपुर्द करनी थी और कोर्ट के ही पास आज वो गई है। तो जो कोर्ट की प्रॉपर्टी में है उसको पब्लिक में लाके उसको पहले से पहले उस पर अपनी एक राय कायम कर लेना, ये जुडिशियल प्रोसेस के अगेंस्ट में है। जिस तरीके से 17 तारीख तक पहले ऑर्डर था कि 17 को रिपोर्ट सबमिट होगी, 17 के बजाय 16 तारीख को उसी कोर्ट ने बगैर किसी पार्टी को सुने एक अनअटैच, एक अनकंसर्न पर्सन की एप्लीकेशन पर एक फैसला दे दिया। वो मुझे नहीं लगता कि वो जुडिशियल प्रॉपर्टी के मुताबिक है। और बाकी तो लॉयर्स तय करेंगे, कोर्ट भी तय करेगा, और आज कोर्ट ने कह भी दिया लोअर कोर्ट को। लेकिन मुस्लिम पक्ष तो ये कह रहा है ना कि आप शिवलिंग का ये ही मत, ये शिवलिंग है ही नहीं। मुस्लिम पक्ष ने तो अब ये अर्जी लगा दी है ना कोर्ट में। चलिए मस्जिद पक्ष कह लेते हैं, मस्जिद, लेकिन आप भी जानते हैं कि मस्जिद में मुसलमान जाता है और मंदिर में हिंदू जाता है, तो कुल मिलाकर शब्दों का खेल है। आप मंदिर मस्जिद विवाद कह लीजिए, चाहे हिंदू मुसलमान कह लीजिए। इसीलिए नहीं, बीजेपी और आरएसएस शब्दों ही से खेल रही है, आरएसएस शब्दों ही से खेल रही है, शब्दावली और टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल के शर्मा जी आज सुन लेते हैं। तस्लीम रहमानी साहब, क्या ये आरएसएस की भाषा है? ये तो सिर्फ मंदिर मस्जिद का विवाद है, आप हिंदू मुसलमान रंग रूप देने में लगे हुए हैं। देखिए, मुझे तो रहमानी साहब के भी इस शब्द पर भी बहुत घोर आपत्ति है। सोमनाथ, ये ना हिंदू मुस्लिम है, ना ये मंदिर मस्जिद है, ये विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की लड़ाई, भारतीयता गौरव की और संस्कृति की का विषय है। तो देखना ये होगा कि कौन विदेशी आक्रांताओं के साथ खड़ा होता है और कौन भारत की जो है प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के साथ खड़ा है। मैं बिल्कुल इसको हिंदू मुस्लिम नहीं मानता। ठीक है, अभी तक जो चर्चा हुई उसमें 3 पक्ष निकलकर सामने आए। तस्लीम साहब कह रहे हैं कि भाई ये तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, ये मंदिर मस्जिद विवाद है। के शर्मा साहब कह रहे हैं कि विदेशी आक्रांताओं वर्सेस भारतीयता की ये लड़ाई है। मनोज काका साहब, आप तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो मूर्तियां रख देता है और विवाद को बड़ा करता है। ये भी पॉलिटिकल नैरेटिव है। मनोज काका, देखिए शोभना, जी समाजवादी पार्टी जो कह रही है, समाजवादी पार्टी का कोई भी जो पक्ष है, समाजवादी, एक तो बहुत देर से आई, कम से कम सभी लोग सुने,
जो समाजवादी पार्टी का जो पक्ष है वो संवैधानिक पक्ष है, और संवैधानिक पक्ष यही है कि संविधान की प्रस्तावना में ही है कि जो राज्य का जो दायित्व है और उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सभी धर्मों के प्रति समता भाव रखने का है। ठीक है। सवाल ये है कि इस तरह के विमर्श इसलिए लाए जा रहे हैं कि आज रुपया सुबह से लेकर शाम तक 2 बार गिर रहा। आज रुपये डॉलर के मुकाबले 77 रुपये 70 पैसे पे टिका हुआ है। आज देश में बेरोजगारी चरम पर है। जिस बनारस में ज्ञानवापी मुद्दा उठाया गया शोभना, उसी बनारस में पूरे पूर्वांचल और पूरे देश के लोगों को यह बताया गया कि माँ गंगा ने बुलाई है और मैं आया हूँ। माँ गंगा का कोई उद्धार नहीं हुआ। उसी 80 घाट पर एक सीपी प्लांट बना हुआ है और पूरे शहर का गंगा नाला वहीं आके गिर रहा है। तो जो बीओडी का लेवल है गंगा के जहरीला पानी का, वो 2014 के मुकाबले लगभग। बिल्कुल ठीक है मनोज काका, तो ये बनारस की जनता को जिम्मेदारी दे देना, वो जब चुनाव आएगा 2024 में वो सबक सिखा देगी। अगर वो मोदी जी के काम से खुश होगी तो भी सबक देगी, तो वो इनाम देगी, और नहीं खुश होगी तो सबक देगी। वो तो जनता पे छोड़ दीजिए, आप अपने मुद्दे उठाते रहिए। आपने कहा कि सभी धर्मों के लिए समता रखनी चाहिए। जवाब है नहीं। शोभना बात तो सुनेंगी। शोभना आपकी बेचैनी मैं समझ सकता हूँ। क्यों, कैसे समझ सकते हैं? और आपका पत्रिका व्यवहार मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, क्या जनता को अधिकार नहीं है कि वो अपने बुनियादी सवालों पे सवाल खड़ा करे? बिल्कुल है, तभी तो मैंने कहा कि ये जनता पे छोड़ दीजिए। और अगर बिल्कुल है मनोज काका, बिल्कुल है, मैं भी तो यही कह रही हूँ ना कि आप मुद्दे उठाइए। आपने बिल्कुल सही मुद्दे उठाए। रुपए की कीमत गिर गई है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें, आप बिल्कुल उठाइए इन मुद्दों को। आप विपक्ष में है, ये आपकी लोकतांत्रिक, ये संवैधानिक जिम्मेदारी है आपकी। लेकिन आपने जो ये कहा कि भाई सभी धर्मों के लिए समता रखिए, तो आप भी तो ऐसी बातें कर रहे हैं ना कि जाके वहां पर मूर्तियां रख दी, तो ऐसी बातें आप भी मत कीजिए ना। सभी धर्मों के लिए समता रखिए। मैं चक्रपाणी जी का रुख करूंगी। चक्रपाणी जी, नहीं मनोज काका, ये सिर्फ आपकी डिबेट नहीं है, आपकी बेचैनी मुझे भी समझ में आ रही है। शांत हो जाइए। चक्रपाणी जी बताइए, ये विदेशी आक्रांता या भारतीयता की लड़ाई है, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, या फिर ये मंदिर और मस्जिद की लड़ाई है? आप क्या कहेंगे चक्रपाणी जी? नहीं शोभना जी, बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ। एक विदेशी आक्रांता जो देश में आते हैं, सिर्फ उनका उद्देश्य होता है कि सोने की चिड़िया को किस प्रकार से लूटा जाए। 1193 में किस प्रकार से मोहम्मद गोरी आता है और कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ इसी काशी में पूरी मंदिरों को तोड़ता है। 1600 ऊंटों पे सोना लाद कर लेके जाता है, क्योंकि इनके आने से पहले देश सोने की चिड़िया था, लेकिन जब से आए हमारे इस सोने की चिड़िया को लूट लिए, बर्बाद करिए। और यही नहीं किया, बल्कि इन्होंने हमारी देवी देवताओं का अपमान किया, और इसी कारण देश की आज दुर्व्यवस्था हुई। आप सुन लो, अरे सुन लीजिए, अरे सुनो भाई, बीच में क्यों बोलते हो? आपको नाला दिखाई देता है? अरे सुन लीजिए, अरे सुनिए ना मनोज जी, मनोज जी मेरी बात, मनोज जी सुन लेते हैं। आपको भी मैंने समय दिया ना, आप डिबेट जिहाद ना करो भाई। आपको भी मैंने समय दिया ना, तसल्ली से आपकी बात सुनी। इस तरह से नहीं होती चर्चा। प्लीज मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनम्रता के साथ निवेदन है, चर्चा करने दीजिए और सुनिए। थोड़ी सी बात सुन लिया करिए। मनोज जी मेरी बात सुनो, मनोज जी मेरी बात सुन, चक्रपाणी जी को सुन लेते हैं। सुन लो भाई, शोभना जी को चुप कराइए ना। शोभना जी आप देखो, मनोज जी को नाला काशी जी में जाकर के देख लिया, लेकिन हमारे शिव जी पे जो अभी निकले हैं, उन पे हम लोग वजू कर रहे थे, हाथ मुंह धो रहे थे, उसमें एक बार भी निंदा नहीं किया। कितनी दुर्भाग्य की है, कितनी दुर्भाग्य की बात है, कितनी मुस्लिम तुष्टिकरण करोगे, कितनी दुर्भाग्य की बात है। जिन विदेशी आक्रांताओं के साथ आप खड़े हो रहे हैं, तेरी जज्बात तेरे चेहरे से सब जाहिर है। चुल्लू चक्रपाणी जी, मैं 2 बातें यहाँ पे साफ करना चाहती हूँ। एक तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ चक्रपाणी जी, एक तो मैं आपको ये, अरे शांत तो हो जाइए। उठाने का काम करते हैं, जो आंख दिखाने का काम करते हैं, उसके दिन अच्छे नहीं होंगे। अच्छा सुन लीजिए, करना मुसीबत आने वाली है। अच्छा चक्रपाणी जी, एक छोटा सा, मनोज काका प्लीज सवाल लेने दीजिए। मनोज काका प्लीज शांत हो जाइए।
चक्रपाणी जी, पहले तो मैं दो चीजें यहाँ पे साफ करना चाहती हूँ। वजू खाने को लेकर जिस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है कि हाथ मुंह धोया जाता है, कुल्ला किया जाता है, प्रभु जैसे हमारे यहाँ गंगा जल से हम लोग अपने को शुद्ध करते हैं ना पूजा पाठ से पहले, वैसे ही वजू किया जाता है। हाथ मुंह उसके अंदर धो के नहीं डाले जाते, वहां से सिर्फ जल लिया जाता है और उसके बाद वजू किया जाता है। तस्लीम साहब मेरे साथ मौजूद है, वो आपको बता भी देंगे। दूसरी बात, मेरा सवाल आपसे यह है चक्रपाणी जी, जो बात 500 साल पहले हुआ, अन्याय हुआ, न्याय हुआ, जो भी हुआ, अगर उसको लेकर आज हमारा सांप्रदायिक सौहार्द खराब होता है तो क्या हम दोनों धर्मों की यह जिम्मेदारी नहीं है कि हम सौहार्द को खत्म ना करें और विवाद को ढंग से सुलझाएं, इस तरह से लड़ाई झगड़ा ना करें? शोभना जी, आप देश, हमारे तस्लीम रहमानी जी ने बिल्कुल पहले ही सही कहा और बीजेपी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने भी सही कहा, ये देश, ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं है, ये लड़ाई देश की भारतीय सांस्कृतिक बनाम विदेशी आक्रांताओं की है। ठीक है, इस बात तस्लीम रहमानी साहब, उसके बाद के शर्मा साहब, तस्लीम रहमानी साहब, ये विदेशी आक्रांता और भारतीयता की लड़ाई है तो फिर इसमें दिक्कत क्या? जो भी कोर्ट की फाइंडिंग्स आए उस फैसले के साथ देश को आगे बढ़ना चाहिए। देखिए देश, शोभना जी, आज हम 2022 में देश की आज़ादी के 75वें साल में दाखिल हो गए हैं। अब 75वें साल में हम आक्रांताओं से लड़ रहे हैं या भारतीयता से लड़ रहे हैं? किससे लड़ते हैं? ये भी एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, क्लियर कट एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जो नफरत फैलाता है। पॉलिटिकल नैरेटिव, वरना मैं आक्रांताओं पे बहस कर सकता हूँ, कौन आक्रांता है? दूसरी बात, नहीं, उसके लिए 500 साल थे, आजाद हुए 75 साल हो गए, 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। अटेंशन चक्रपाणी जी, आपने कल जामा मस्जिद के सिलसिले में प्रधानमंत्री को खत लिखा है, मैंने आपका खत भी पढ़ा है, मैंने आपका खत भी पढ़ा है। आपको ये भी मालूम नहीं है कि जामा मस्जिद एक पहाड़ को काट के बनाई गई थी, उसके नीचे कुछ नहीं है, लेकिन ये अटेंशन सीकिंग एक्सरसाइज है। तस्लीम रहमानी साहब जवाब ले लेते हैं, के शर्मा साहब जवाब ले लेने दीजिए, जवाब ले लेने दीजिए। के शर्मा साहब ये एक नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं, 2024 की तैयारी शुरू अभी से, 1.5 साल बचा है लगभग चुनाव में, दफना दिया। नहीं शोभना जी, 2024 की तैयारी के लिए तो हमारे पास एक नहीं अनेक मुद्दे हैं। विकास के, हमारे डेवलपमेंट के इतने काम हैं जिसके आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। 900 मस्जिदें हैं, जीतेंगे। अभी 900 मस्जिदों का ऐलान किया है आपने 2024 हम जो है इसी उसमें, ए भाई बवासीर है क्या, बवासीर है क्या मुंह पे तुम्हारे? नहीं भाषा यही चिल्लाते तुम बैठ के। शर्मा जी प्लीज अपनी भाषा ठीक रखें सर, अपनी बात पूरी करें। और रहमानी साहब, रहमानी साहब बात पूरी करने दीजिए, सुनी ना। मैं आपके स्तर पे नहीं गिरूंगा शर्मा जी, आप यकीन रखिए, आप मुझे प्रोवोक नहीं कर पाएंगे। आप इसलिए मुझे गिरना पड़ रहा है आपके कि आप बीच में आपके जहन की होगी। ठीक है रहमानी साहब, आप साफ कह रहे हैं, रहमानी साहब सुन लेते, रहमानी साहब सुन लेते। जो इलेक्शन में जा रही हैं, आप उन सारे स्टेट में गड़बड़ कर रहे, जो स्टेट से इलेक्शन को जाने वाली। ठीक है, अब जवाब दे दीजिए के शर्मा साहब, जवाब दे दीजिए, जवाब सुन लेते हैं। रहमानी साहब अब शांत हो जाइए, शर्मा जी जवाब दे दीजिए। अब मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए शोभना जी, बहुत दिक्कत की बात है कि ये सब चुनावी मुद्दे बनाना तो इनको है, इनको पड़ेगा, ये सारे करेंगे, हमें आवश्यकता नहीं है। हम तो पूरा देश जानता है कि भारतीय संस्कृति के साथ, भारतीय संस्कृति, संस्कार, आस्था, विरासत, इसका संवर्धन और इसका जो है रक्षा करना, ये इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। ये इससे अलग नहीं हो सकती। हम तो ये करेंगे ही, संवर्धन तो करेंगे। अब अलग बात है, काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, ये भारतीय संस्कृति की पहचान है। कौन कह सकता है इसको, कौन इसको दरकिनार कर सकता है? तो भारतीय संस्कृति के संवर्धन के लिए तो हम कटिबद्ध हैं, देश का नहीं है, तो कोई दो मत है नहीं। रहमानी साहब को मैं इतना बता देना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है, मैं इस समय एबीपी न्यूज के पास वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मौजूद है जो विशाल सिंह ने कोर्ट में पेश की है। मैं अब रुख करना चाहूंगी मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुमित अवस्थी का। सुमित अवस्थी के पास वो रिपोर्ट मौजूद है, लाइन बाय लाइन पढ़कर हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि विशाल सिंह की रिपोर्ट में शिवलिंग का जिक्र किया गया है। वो रिपोर्ट एबीपी न्यूज के पास
मौजूद है ज्ञानवापी सर्वे के विशेष कोर्ट कमिश्नर है विशाल सिंह, जिन्होंने आज अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है और उसमें शिवलिंग का जिक्र किया है, हिंदू प्रतीकों का जिक्र किया है और एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव वो रिपोर्ट मौजूद है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा भी जुड़े हुए हैं और मैं रुख करना चाहूंगी सुमित अवस्थी का। सुमित, आपके पास वो रिपोर्ट मौजूद है, मैं चाहती हूं कि दर्शकों को लाइन बाय लाइन हम बताएं इस समय एबीपी न्यूज के जरिए कि उस रिपोर्ट में क्या कुछ दाखिल किया है विशाल सिंह ने। शोभना, ये वो रिपोर्ट है जिसका जिक्र पूरा हिंदुस्तान जानना चाह रहा है कि आज जो स्पेशल कमिश्नर विशाल प्रताप सिंह ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें क्या खास बातें हैं। ये रिपोर्ट हमारे हाथ में आ चुकी है, एक एक करके पन्ने हमारे पास मिलते जा रहे हैं। अभी तक मेरे पास जितने पन्ने आए हैं मैं बारी बारी अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ। पहले पन्ने, ये पहली बात तो क्लियर कर दे कि 2 रिपोर्ट दाखिल हुई थी, अजय मिश्रा की और विशाल प्रताप सिंह की, लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये कंपाइल्ड रिपोर्ट है। ये दोनों जो स्पेशल कमिश्नर थे उनकी मिली हुई एकमात्र रिपोर्ट है। पहले पन्ने पे ज़्यादातर वो चीज़ें हैं जो अजय मिश्रा साहब ने अपनी रिपोर्ट में की थी, जो 7 और 8 तारीख को सर्वे हुआ था, जिसका जिक्र सुबह से एबीपी न्यूज़ कर रहा है। लेकिन दूसरा पन्ना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, वहाँ से मैं पढ़ना शुरू करूँगा। इसको हाईलाइट करिए मंदीपा जी, और उसके बाद मैं इस पन्ने पर जाऊँगा। ये हाईलाइटेड जो पोर्शन है ये बहुत सी चीज़ें साफ तौर पर इशारा करता है। मैं अब वापस इस पेज को अपनी तरफ टर्न करके पढ़ना शुरू करता हूँ। 10:47 पर दूसरा ताला लगा था, एजाज अहमद द्वारा बंद किया गया, जिसकी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कराई गई। जिसके बाद आगे बढ़ने पर एक बिना दरवाजे का छोटा तहखाना पाया गया, जिसकी बाहर लंबाई 15 फीट व चौड़ाई 14 फीट है, 7 इंच का पाया गया है, जो कि पुराने योग्य नहीं था, मलबे से पटा पड़ा था। मलबे से पटा पड़ा था, साफ तौर पर लिखा है। जिस मलबे की बात हिंदू पक्ष के जो वादी लोग थे वो कर रहे थे, हिंदू पक्ष के वकील कर रहे थे। पश्चिमी दीवार के बाद पुरानी 3 चौखट्टी आकृतियां जमीन पर उत्तर पश्चिम के कोने में स्थित थी, जिस पर प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा ध्यान आकृष्ट कराते हुए 3 कब्र बताया गया, परंतु वादीगण द्वारा कहा गया कि यह पुराना चबूतरा और पत्थर है। लिखा हुआ है दोनों पक्षों के बीच की जो दलील हुई थी जब ये सर्वे हो रहा था, उन दलीलों को भी विशाल प्रताप सिंह साहब ने, स्पेशल कमिश्नर ने अपनी इस रिपोर्ट में यहाँ पर बताया है। एक खास बात दूसरे पन्ने का चौथा पैराग्राफ, विश्वेश्वर मंडप के पीछे के ऐश्वर्य मंडप के भाग हैं। वीडियोग्राफी कराते हुए यह स्पष्ट होता है कि 2 बड़े खेमे व आर्क मस्जिद की पश्चिमी दीवार के पीछे बाहर की तरफ निकले हुए स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये खंबे व आर्क के बीच खंडित है। इन्हीं दोनों खंभों के आर्क के दाहिने व बाएं जिग जैग दीवारें भी स्पष्ट दिख रही है, जैसे बीच में से खंडित कर दिया गया हो। वादी पक्ष द्वारा इसे उत्तर से भैरव व दक्षिण में गणेश मंदिर की दीवारें बताया गया। यानी ये वो निशान है जो हिंदू पक्ष को लगता है कि मंदिर के अंदर पाए जाते हैं, वो निशान पाए जाने का जिक्र किया जा रहा है। दीवार के बीच बड़े मलबे के ढेर को हटाया जाए व बचे हुए मंदिर के अवशेष निकाले जाएं, ये वादी पक्ष की मांग है। कमीशन के द्वारा केवल वस्तुस्थिति की फोटोग्राफी कराई जा सकती थी, जो कि कराई गई है। इंतजामिया के मुंशी श्री एजाज अहमद के द्वारा खोला गया ऊपर का दरवाजा, जिसमें ऊपर की तरफ जाने की सीढ़ी है, जिसकी चौड़ाई लगभग 2 फीट थी, जिसे पढ़कर उभय पक्षगण में ऊपर गुंबद की छत पर गया। छत पर जाने की बात इस रिपोर्ट में की गई है। एक बात और मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं, शोभना दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसमें इस बात को कहा गया है, जो बात 2 गुंबद होने की जा रही है। एक गुंबद वो जो कि मंदिर था, मंदिर के गुंबद ऊपर बनाया गया जो कि मस्जिद का था। इस विशाल प्रताप सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक ये चीज इसमें दिखाई देती है। मस्जिद की छत पर बाहरी गुंबदों के अंदर त्रिशंकु शिखर नुमा आकृतियां थी। इन्हें जिग जैग दीवारों पर खंबे के ऊपर टिका हुआ है, यानी ऐसी आकृतियां हैं जो कि जिग जैग के तौर पर दिखाई जाती हैं। हालांकि उपरोक्त तथ्यों की सत्यता की जांच किसी ख्याति प्राप्त इतिहासकार के द्वारा कराया जाना उचित है। अंदर की दीवारों की कलाकृतियां व मौलिकता व उसकी बनावट प्राचीन भारतीय शैली जैसी कुछ प्रतीत होती है। यानी विशाल प्रताप सिंह कह रहे हैं अपने आखिरी पन्ने पर रिपोर्ट में, सेमी लास्ट पन्ने पर, कि इसकी जांच किसी ख्याति प्राप्त इतिहासकार से करानी चाहिए। मैं ये रिपोर्ट इसलिए ऑथेंटिक होने की बात कह रहा हूँ, इसमें साइन है,
विशाल प्रताप सिंह के। मनदीप, अगर आप जूम इन करके दिखाएंगे, नीचे आज की डेट पड़ी हुई है, मेरी उंगली के ठीक ऊपर देखिए, ये विशाल प्रताप सिंह की हस्ताक्षरित रिपोर्ट है जो कि आज कोर्ट में सबमिट की गई है। ये माफ करिएगा, ये वो उनके सिग्नेचर दिखाई दे रहे हैं, तारीख दिखाई दे रही है। ये पहली बार है रिपोर्ट आपके सामने एबीपी न्यूज़ लेकर आया है। ये रिपोर्ट कुछ घंटे पहले ही बनारस के कोर्ट में जमा की गई है। बहुत छोटे फॉन्ट हैं क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉनिकली ये रिपोर्ट प्राप्त हुई है, किसी ने सीधे तौर पर नहीं दिया है। मोटे मोटे तौर पर जो बातें की गई हैं, शिवलिंग होने के निशान की बात साफ तौर पर जो वो पूरी कंट्रोवर्सी है कि हौद के अंदर क्या था, वजू खाने के अंदर क्या था, उसको भी जिक्र इसमें किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पेज नंबर 4 पे है जो मेरे पास अंडरलाइंड है, वो मैं दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगा। इसमें आप देखा नहीं पाएंगे क्योंकि हाईलाइटेड नहीं है। वो ये है, तत्पश्चात केंद्रीय मुख्य गुंबद जिसमें घुसने के स्थान उत्तर पश्चिम में है और जिसमें जाने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता है एवं सीढ़ी की व्यवस्था होने पर उसके अंदर भी घुसने पर पाया गया कि इसमें भी गुंबद के नीचे एक शंकुकार शिखर नुमा स्ट्रक्चर कायम है और उसी के ऊपर और उसके बाद ही मस्जिद का बाहर से दिखने वाला गुंबद बनाया गया है। ये बात हिंदू पक्ष कह रहा था कि अंदर से एक अलग गुंबद है जो कि मंदिर का गुंबद दिखाई देता है और उसके ऊपर एक बड़ा गुंबद है जो कि मस्जिद का गुंबद है, जो कि बाहर से पब्लिक को दिखाई देता है। यानी 2 गुंबद होने की बात इस रिपोर्ट में की जा रही है। उस मुख्य गुंबद के नीचे बाहरी गुंबद के अंदर का व्यास 26 फुट है जिसमें 3 फुट की गैलरी है। अंदर के शंकाकुर शिखर की ऊंचाई लगभग 25 फुट तथा नीचे का व्यास 22 फुट है। दक्षिणी दिशा में तीसरा गुंबद कायम है जिसके अंदर जाने पर एक पत्थर पाया गया जिससे कि गुंबद में उतरने हेतु एक सीढ़ी के रूप में प्रयोग होना प्रतीत होता है और उस तीसरे गुंबद में 25 फुट चौड़ी दीवार, 3 फुट की गैलरी, 25 फुट ऊंचा व लगभग 21 फुट बेस की व्यास का शिखर नुमा शंकाकुर स्ट्रक्चर मिला है। पत्थर पर फूल, पत्ती व कमल के फूलों की कलाकृति मिली है। देखिएगा, ये हिंदू पक्ष बोल रहा था कि कमल की फूल की कलाकृति मिली है। पत्थर पर फूल, पत्ती व कमल के फूल की कलाकृति मिली है। इन तीनों बाहरी गुंबद के नीचे पाई गई 3 शंकाकुर शिखरनुमा आकृतियों की वादी पक्ष द्वारा प्राचीन मंदिर के ऊपर के शिखर बताए गए। यानी हिंदू पक्ष का यह कहना था कि तीनों गुंबद जो दिखाई देते हैं ज्ञानवापी मस्जिद के, उसके अंदर जो शंकाकुर स्ट्रक्चर है वो किसी हिंदू मंदिर में पाए जाने वाले के चिन्ह हैं, जैसा कि प्रतिवादी अभिवक्ता ने किया है। एक चीज और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि हर पन्ने पे एक कहानी है और कोई पेज छोड़ना आसान नहीं है इसको समझने के लिए। इस पेज नंबर 3 की भी कुछ खासियत मैं यहाँ बताना चाहूँगा। बारी बारी से हम आगे बढ़ेंगे इस पेज पे, क्योंकि ये रिपोर्ट ये साफ कर रही है कि जो रिपोर्ट सुबह आई थी अजय मिश्रा साहब की और ये रिपोर्ट जो दूसरी है, जो कंप्लीट रिपोर्ट है विशाल प्रताप सिंह साहब की, उसमें भी इस बात के निशान मिलते हैं कि इसमें जरूर मंदिर रहा होगा, जैसा कि हिंदू पक्ष का दावा है। मैं ये पॉइंट्स एक एक करके पढ़ देता हूं। अंदर के दूसरे खंबे पर त्रिशूल के चिन्ह हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया त्रिशूल के चिन्ह हैं। इसका प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई, जिसकी फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करा ली गई है। दक्षिण पश्चिम के कोने में पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक का निशान खुदा हुआ मिला और कमल के 3 फूल भी मिले, जिस पर नक्काशी है और उसके ऊपर 7 स्वास्तिक का चिन्ह मौजूद है। यानी स्वास्तिक, कमल के निशानों की बात की जा रही है, 3 फूल की, जो कि हिंदू के प्रतीकों की बात, हिंदू मंदिरों में प्रतीक मिलते हैं वैसी बात वादी पक्ष कह रहा है। आगे भी काफी संख्या में कमल के फूल की कलाकृति पत्थरों पर खुदी पाई गई। यानी पत्थरों पर कमल के स्ट्रक्चर, कमल की डिजाइन बनी हुई है। कमल की पंखुड़ी पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। एक खंबे पर हिंदी भाषा में 7 लाइनों पर, जिसमें शब्द भी हैं जो खुदा हुआ है, वो शब्द क्या है नहीं लिखा गया है, लेकिन हिंदी भाषा में 7 लाइनों पर जिसमें शब्द भी हैं जो खुदा हुआ है। अंदर की दीवार में पूरब और दक्षिणी कोने में ऊपर काफी पानी रिस रहा है और दीवार ऊपर से नीचे की तरफ भीगी हुई है, नीचे की जमीन गीली है। ये स्टेटस रिपोर्ट एक तरीके से विशाल प्रताप सिंह दे रहे हैं। तहखाने में एक तरफ 4 दरवाजे के स्थान को नई ईंटों से बंद किया गया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तहखाने में एक तरफ 4 दरवाजे के स्थान को नई ईंटों से बंद किया गया है। यानी ये कह रहे हैं विशाल प्रताप सिंह अपनी इस रिपोर्ट में, स्पेशल कमिश्नर, कि जैसे नई दीवार बनाने की कोशिश की गई
जैसे कि कहीं कुछ छुपाने की कोशिश होती है, उस तरफ वो इशारा करते हुए दिखाई देते हैं, प्रतीत देते हैं इनिशियली, जो मुझे समझ में आ रहा है। दोनों तरफ के पत्थरों के खंभों पर घंटी के आकार की कलाकृति और कलश फूल की कलाकृति खंबे के चारों तरफ मौजूद है। यानी घंटी और कमल के फूल का जिक्र कर रहे हैं। घंटी वो जो कि हिंदू मंदिरों में बजाई जाती है, मंदिर में प्रवेश करते वक्त हम सब देखा हुआ है। इसी तहखाने में घूमते ही छत के दूसरे पत्थर पर स्वस्तिक के चिन्ह खुदा हुआ मिला है। यानी एक बार फिर स्वस्तिक की जिक्र की जा रही है। सभी साक्ष्यों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई है। अंजुमन के मुंशी द्वारा बताया गया कि इसमें कोयले की दुकान चलती थी। यानी एक तहखाने के कमरे का जिक्र हो रहा है। पेज नंबर 3 के आखिर का ये पॉइंट है। किंतु अंदर जाने पर किसी प्रकार के कोयले की दुकान का निशान नहीं मिला। अंजुमन के लोग बोल रहे थे कि कोयले के निशान होंगे, लेकिन कोयले के निशान नहीं मिले, बल्कि चूने व सफेद रंग साफ सुथरी रंगाई पुताई मिली और स्थान खाली पाया गया तथा ये प्रतीत होता है कि नया चूना लगाया गया, जो कि हाथ लगाने पर हाथ में आ रहा था। यानी जो बात अंजुमन के लोग कह रहे थे कि अंदर कोयला है, कोयला तो नहीं पाया गया, वहां पे चूना पाया गया सफेद रंग का, जो कि हाथ लगाने पे छूट जा रहा था। यानी ताज़ा चूना था, जिसकी ओर विशाल प्रताप सिंह अपनी इस रिपोर्ट में इशारा कर रहे हैं। यानी हर वो चीज़ अब निकल कर धीरे धीरे सामने आ रही है जो इस ओर इशारा करती है कि ज्ञानवापी मस्जिद की जो विवाद है, जो कंट्रोवर्सी है, वो बार बार ये इशारा कर रहा है कि वहाँ पे दरअसल मंदिर के पूरे निशान सबूत पाए गए हैं। और ये पहली बार है एबीपी न्यूज़ के जरिए हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं इस रिपोर्ट में क्या था। इस रिपोर्ट में पूरा नक्शा भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो नक्शा पूरे डायग्राम को, पूरे स्ट्रक्चर को साफ कर देता है। और जैसा कि एबीपी न्यूज़ ने 3 दिन पहले बताया था कि नंदी जो कि कॉरिडोर में है और नंदी का चेहरा वो जिस ओर देख रहे हैं, ज्ञानवापी में जिस शिवलिंग, कथित शिवलिंग की बात की जा रही है, वो दूरी 83 फीट की है। यही बात इस रिपोर्ट में की गई है। वो नक्शे वाला पेज इस वक्त मेरे पास नहीं है, जैसे आएगा मैं दिखाऊंगा। उसमें बाकायदा 83 फीट लिखा हुआ है शिवलिंग के बीच और नंदी के बीच की दूरी, और शिवलिंग से लेके और जो गोल गुंबद के बीच का इलाका है वो करीब 56 फीट दूरी पे है। वो पूरे नक्शे को समझाया गया है इस विशाल प्रताप सिंह की रिपोर्ट में, जो बार बार इशारा कर रहा है इस पूरी कहानी की ओर। ये नक्शा है वो जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर आप नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट देखें तो ये ज्ञानवापी का मस्जिद के गुंबद के ऊपर से जो टॉप एंगल लेंगे क्या दृश्य दिखाई देगा वो आपको दिखाई दे रहा है। और एक और इसमें पेज है, जब आप उस पेज पे जाएंगे तो वो दूरी लिखी हुई है कॉरिडोर में स्थापित नंदी महाराज की, और जो कुंड है वापी है उस पर मौजूद शिवलिंग की। सबके हस्ताक्षर हैं, सबकी हस्ताक्षरित रिपोर्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जितने लोग अंदर गए थे उसके बेसिस पर तमाम चीज़ें तैयार हुई थी। तो अब ये बात कही जा सकती है कि जो रिपोर्टर, जो कमीशन बना, जो कोर्ट कमिश्नर बने, उन्होंने भी इस रिपोर्ट में पाया शोभना कि वहाँ पर मंदिर के निशान पाए गए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर के निशान पाए गए हैं, चाहे वो स्वस्तिक की बात हो रही हो, चाहे वो ये दूरी देखिए, इसी नक्शे की मैं बात कर रहा था। आखिर में अगर आप देखेंगे सबसे नीचे जो अपने स्लग के ऊपर चल रहा है वो 83 फीट की दूरी है। नंदी का स्ट्रक्चर बनाया गया है और नंदी से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वो 83 फीट की दूरी के बाद उस पॉन्ड में शिवलिंग पाया गया है, जो जिसको वजू खाना कहा गया। उस वजू खाने को लेकर भी टिप्पणियां इस रिपोर्ट में की गई है। मैं आपसे बात करते करते रिपोर्ट पढ़ने की कोशिश भी कर रहा हूं। जो चीज़ें अब मुझे हाईलाइट करती हुई दिखती हैं वो मैं आपको बताते भी जा रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा अगर पंकज झा इस चैट में शामिल है शोभना, तो उनको भी इंक्लूड कर लिया जाए, क्योंकि मेरे साथ साथ वो भी इस रिपोर्ट को वहां से पढ़ रहे हैं। उन्हीं के पास रिपोर्ट भी चाहिए। बिल्कुल सुमित, पंकज झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज झा, आपने सुना सुमित ने हमें रिपोर्ट में पेज 1, 2, 3, 4 वो नक्शा भी दिखाया और क्या क्या पॉइंट्स है, किस तरीके से वहां पर कलश बना हुआ है, स्वास्तिक बना हुआ है, ये सब कुछ भी बताया। ये रिपोर्ट एबीपी न्यूज के पास खास तौर पर मौजूद है, जिसको मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुमित अवस्थी आपको बता रहे हैं। पंकज झा, आपका मैं रुख करूंगी।
शोभना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो बिल्कुल जो ये सर्वे रिपोर्ट है उस बिल्कुल आखिरी पन्ने पर लिखा हुआ है। और वो जो शिवलिंग की चर्चा हो रही है जो वजू खाने के पास बिल्कुल सेंट्रल में है, उसके बारे में देखिए आमतौर पर इस सर्वे रिपोर्ट में वादी और प्रतिवादी ने क्या कहा, क्या पाया, क्या देखा, किसने क्या कहा, पूरा टाइमलाइन के साथ इसमें दिया है विशाल सिंह ने जो रिपोर्ट दी है। लेकिन आखिरी पैरा हम पढ़ेंगे और वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो ये कह रहे हैं कि वो कंक्लूड नहीं कर पाए सर्वे, वो इस शिवलिंग को लेकर के है। अंत में वादीगण के अधिवक्ताओं द्वारा प्रथम तल पर तालाब के मध्य स्थित गोलाकार शिवलिंग नुमा आकृति के नीचे भूतल पर जमीन तक आकृति का अस्तित्व बताते हुए उसकी वीडियोग्राफी की मांग की गई। इसमें आगे लिखते हैं, प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया। कोर्ट कमिश्नर्स के द्वारा पूर्व के निरीक्षण व वीडियोग्राफी के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि इस गोलाकार आकृति के नीचे जमीन तक पहुंचना संभव नहीं है। इसके नीचे जमीन का हिस्सा उत्तर व दक्षिण के तहखाने की दीवारों और पूर्व में तालाब के नीचे की दीवार से कवर है। अतः इस स्थल पर दीवारों के अवरोध की वजह कमीशन की कार्रवाई वर्तमान में पूर्ण करना संभव नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है शोभना, कि कमीशन की कार्रवाई, चूंकि उसमें अवरोध हटाने वाली जो बात थी वो किसी स्ट्रक्चर को आपको तोड़ना नहीं है, उसको रिप्लेस नहीं करना है। इसीलिए वो जो बीच में टैंक के बीच में जो सिलेंडर में जगह पर शिवलिंग था ना, उसके नीचे तक था, वो बहुत गहरा है, तो उसको हटा करके उसको देख पाना मुनासिब नहीं था, वो कोर्ट के आदेश में नहीं था। और इसीलिए विशाल सिंह ने अपने सर्वे रिपोर्ट में आखिरी लाइन लिखा है कि ये कमीशन द्वारा संभव नहीं हो पाया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। और पंकज, मैं सुमित अवस्थी का रुख करना चाहूंगी। सुमित, जैसा कि पंकज कह रहे हैं कि जो आखिरी पैराग्राफ है उसमें ये कहा गया है कि ये कमीशन के द्वारा मुमकिन नहीं था, और मुझे लगता है कि ये पक्ष अब कोर्ट के सामने भी रखा जाएगा। बिल्कुल, जो बात कमीशन के सामने है, कमीशन ने पाई है, वो तो कोर्ट के पास चली गई हैं। अब कोर्ट में फिर से ज़ेरा होगी। दोनों पक्ष जो हैं, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, अपनी अपनी बातें कहने की, अपनी अपनी बातों को साबित करने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट के हवाले से। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, जो मेरी नज़र अभी पड़ी, मेरे पास जो पेज नंबर 5 है इस रिपोर्ट का, जिसको विशाल प्रताप सिंह साहब ने सबमिट किया है कोर्ट में, उसके आखिर के उस पेज नंबर 5 के जो 3 पैराग्राफ हैं वो दर्शकों को मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इसी विवादित शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसी विवादित परिसर में मौका एवं दौरान कमीशन कार्रवाई बड़ा खंबा ऑब्लिक बड़ी मीनार कहे जाने वाले स्थान का मुआयना भी वादीगण के अधिवक्ताओं के कहने पर किया गया, जहां वादी पक्ष द्वारा यह ध्यान आकृष्ट कराया गया कि बड़ी मीनार के नीचे बड़ी सीढ़ी के बगल में कुछ चीजें जो खुदी हुई हैं, वो वादी पक्ष द्वारा मंत्र आदि लिखा बताया गया। वादी पक्ष कह रहा था कि वो मंत्र है, जबकि प्रतिवादी मतलब मुस्लिम पक्ष, प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता मुमताज अहमद ने बताया कि उक्त दीवार पर बड़ी सुर्खी व चूने का लेप लगा है, जो अत्यंत पुराना होने के कारण जगह जगह से फटे के निशान पड़े हैं और इस कारण उन पर मंत्र आदि लिखे होने का भ्रम हो रहा है। इस खुदी हुई चीज को किसी विशेषज्ञ द्वारा ही जांच करके स्पष्ट किया जा सकता है, यानी इस पर डिस्प्यूट है, कोई एक्सपर्ट से इसकी राय ली जाए। आगे बढ़ता हूं, अगर सेकंड लास्ट पैराग्राफ, मुस्लिम पक्ष की सहमति से मस्जिद के अंदर का भी मुआयना किया गया तो पाया गया कि मस्जिद के अंदर दीवार पर स्विच बोर्ड के नीचे त्रिशूल की आकृति पत्थर पर खुदी हुई पाई गई और बगल में स्वस्तिक की आकृति अलमारी, जिसे मुस्लिम पक्ष द्वारा ताखा कहा गया, में खुदी हुई पाई गई। यानी एक स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड के पीछे इलेक्ट्रिकल का स्विच बोर्ड है, त्रिशूल की आकृति है। हिंदू पक्ष का कहना है कि त्रिशूल है, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि त्रिशूल नहीं है। इसको एज इट इज रिपोर्ट कर दिया विशाल प्रताप सिंह ने अपनी इस रिपोर्ट में। आखिरी पैराग्राफ इसी पेज नंबर 5 का, इसी कार्रवाई के दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ता श्री सुभाष नंदन चतुर्वेदी और श्री विष्णु शंकर जैन ने बताया कि इस तरह के कई हिंदू प्रतीक चिन्हों की इस विवादित परिसर में पूरी तरह और बावजूद प्रयास के छिपाए नहीं जा सके हैं। उनमें से कई चिन्ह हर तरफ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। यानी हिंदू पक्ष अपनी बात पर अड़ा हुआ है। आखिर के 3-4 पैराग्राफ अगर आप जूम इन करेंगे तो ये जो मैंने पढ़ के सुनाया वो तमाम चीज़ें हैं। यानी ये इल्ज़ाम भी हिंदू पक्ष लगा रहा है कि जहाँ पर हिंदू प्रतीकों के निशान थे, जैसे स्वस्तिक, वो स्विच बोर्ड के जरिए उसको छुपाने की कोशिश की गई। ऐसे ही एक जगह मैंने पढ़ा कि एक हिंदू निशान पर, शायद वो स्वस्तिक का जिक्र है, उसके ऊपर कैलेंडर लगाया गया था। ऐसे ही एक इल्जाम ये लगा कि तहखाने में कहा गया कि कोयला है, लेकिन तहखाने में चूना था।
कोयला नहीं पाया गया। यानी ये बात हिंदू पक्ष बार बार साबित करने की कोशिश कर रहा है अपने तर्कों के द्वारा कि वहां पर चीजों को छुपाने की कोशिश की गई, क्योंकि वो जगह मुस्लिम समुदाय के पास थी। तो क्या जानबूझकर हिंदू समाज की जो तमाम प्रतीक हैं उनको डिस्टॉर्ट किया गया, छुपाया गया, या वो उनका एक्सेस ना हो पाए, उनको छुपा लिया जाए, ये प्रयास भी किया गया। ये साबित करने की कोशिश वादी पक्ष के लोग अपनी इस रिपोर्ट के दौरान कमिश्नर साहब के साथ बोलते रहे, और वही चीजें रिपोर्ट भी की गई हैं। अब जज साहब को तय करना है कि कमीशन की इस रिपोर्ट को किस और कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं आने वाले वक्त में। शोभना। बिल्कुल, और सुमित, कहीं ना कहीं कोर्ट को अब यह भी तय करना है, जैसा कि पंकज झा जिक्र कर रहे थे कि भाई कमीशन का काम पूरा नहीं हुआ है। आपने जो अपनी रिपोर्ट को पढ़कर, मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहती हूं कि यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एबीपी न्यूज के पास मौजूद है, जो विशाल सिंह ने अपने दस्तखत के साथ कोर्ट में सबमिट की है, और वही पढ़कर सुमित इस समय हमें लाइन बाय लाइन बता रहे हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में, क्या फाइंडिंग सामने आई है। पंकज झा, जैसा कि सुमित ने रिपोर्ट पढ़कर बताया कि भाई गुंबद के नीचे शंकुकार आकृति दिखाई दे रही है, कुछ चिन्हों को स्विच बोर्ड के जरिए या कैलेंडर के जरिए छिपाने की कोशिश की गई है। एक जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है वो ये कि 4 दरवाजों को नई ईंटों से बंद किया गया है। तो क्या अब ऐसा उम्मीद की जाए कि कोर्ट इस सर्वे को आगे और बढ़ा भी सकता है, और ये जो दीवारें बंद हैं, या जो ये कहा जा रहा है कि इन दीवारों के चलते सर्वे पूरा नहीं हो पाया, उनको तोड़ने की इजाजत दी जाए? ये उसी रास्ते की तरफ जा रहा है शोभना, क्योंकि ये बहुत एक्सपर्ट नहीं है। और जो कोर्ट का आदेश था ना, ये सिविल कोर्ट वाराणसी का, कि उसमें किस तरीके से आपको सर्वे करना है, कि उसमें किसी चीज़ को जो उसको आप तोड़ फोड़ नहीं सकते, आप उसको हटा नहीं सकते हैं, तो आप सर्वे का पूरा काम जितना उनको दिया गया था उसी आधार पर उन्होंने किया है। और कई जगहों पर आप देखिए विशाल सिंह ने साफ लिखा है कि इसके आगे हमारे लिए निष्कर्ष निकाल पाना मुश्किल है। वादी ने क्या कहा, प्रतिवादी ने यानी हिंदू पक्ष ने क्या कहा, मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा, कई जगहों पर उन्होंने इस बात का ब्यौरा दिया है। जैसे वो तहखाने के अंदर जाते हैं, स्वस्तिक मिलता है, फिर कहते हैं कि आगे इसकी एक्सपर्ट ही बता पाएंगे। जैसे आपने देखा कि वो शिवलिंग के बारे में भी कहते हैं कि वहां भी हम कमीशन अपनी पूरी जांच नहीं कर पाया। तो कई ऐसे बिंदु छोड़े हैं और इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जैसे एएसआई जैसी बॉडी है, जो एक्सपर्ट बॉडी है, वो अगर इसकी सर्वे करे तो बात बनेगी और पूरी चीजें सामने आ पाएगी। इस तरफ उन्होंने बिना कहे हुए इशारा कर दिया है विशाल सिंह ने अपने सर्वे रिपोर्ट में। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि मेरे 2 वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा वाराणसी में मौजूद है, सुमित अवस्थी न्यूज रूम में मौजूद है, और रिपोर्ट जो हमारे हाथ लगी है, जो विशाल सिंह ने आज कोर्ट में दाखिल की है, लाइन बाय लाइन हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सुमित, जिस तरीके से पंकज भी जिक्र कर रहे हैं, और अब ये क्योंकि मामला पूरा एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, तो मुझे लगता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी अब इसमें शामिल किया जा सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स वही हैं इस पूरे फील्ड के। बिल्कुल, और ये तो कोर्ट के आदेश पर ही हो पाएगा कि लोअर कोर्ट क्या कहता है, या कोई पक्ष इस तरह की मांग करे कि एएसआई से इसकी जांच कराई जाए या एएसआई के एक्सपर्ट भेजे जाएं। अयोध्या में जो कुछ हुआ, जिस तरीके की खुदाई हुई और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहाँ पे लगा, और उसके बाद मंदिर के अवशेष मिले, जो चीज़ें सामने आई, उसमें सालों साल का वक्त लगा है, तब जाके ये स्थापित हो पाया। कोर्ट भी ये फैसला दे पाया हिंदुस्तान की सर्वोच्च अदालत की वहाँ भगवान राम का जन्म स्थान हो सकता है। लेकिन इसके लिए बाकायदा साइंटिफिक मेथड का अपनाना पड़ेगा। वो साइंटिफिक मेथड या तो हिस्टोरियन हो सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो सकता है, जियोलॉजिकल सोसाइटी के लोग हो सकते हैं जो भूगर्भ वैज्ञानिक होते हैं, जो पता करें कि या जो स्ट्रक्चर ज्ञानवापी में मौजूद है जिसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए, उससे पता लगे साइंटिफिक तरीके से कितना पुराना स्ट्रक्चर है, मंदिर पुराना है या मस्जिद नुमाई जो चीज़ ऊपर खड़ी हुई जो गुंबद दिखाई दे रहे हैं वो ज़्यादा पुराना है। क्योंकि मुस्लिम पक्ष, पंकज ने आज सुबह इंटरव्यू किया था इंतजामिया कमेटी के एक अधिकारी का, नुमानी साहब का, जो ये बोल रहे थे कि ये अकबर के ज़माने की मस्जिद है। तो अकबर के ज़माने का बना हुआ है या बाद में बना, इन्हीं चीज़ों को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शोभना। तो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित अवस्थी, पंकज झा, आप दोनों का ही तो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को बताई कि जो आज विशाल सिंह ने कोर्ट में सबमिट की है उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या कुछ दावे किए गए, और अब तो फैसला जो है वो कोर्ट को ही लेना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।